तो जंग जो फैलने जा रही है, एस्केलेट होने जा रही है, इसमें आप और ममालिक को भी कूदता देख रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी ईरानी मीडिया कोट कर रहा है। कौन से लोग रुके हुए हैं? सारी फैसिलिटीज तो मिल रही हैं अमेरिका को। अभी भी अमेरिकन बेसिस में से इधर उधर से जहाज उड़ रहे हैं अमेरिका के, और अटैक करने के लिए। तो क्या यूएई क्या कर लेगा ईरान के खिलाफ, जो अमेरिका ने नहीं किया, जो इसराइल ने नहीं किया? सऊदी अरेबिया क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। दो ब्रिजेस और जाके अपने अवाम को दिखाने के लिए कि हमने हमने जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसे किया तो फिर ईरान भी इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा, और काफी शदीद तरीके से अटैक करेंगे। मेरा ख्याल है ये खुद कूदना नहीं चाहते। ये लोगों को कह रहे हैं कि आप कूदें, हम आपके, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके पीछे हैं। ये उस किस्म का फलसफा है इनका। इनके पास इतने गट्स नहीं है कि ये अब खुद कूद जाएं जंग के अंदर। अगर यूएई वालों ने ये ऐसे किया तो ईरान की जो काउंटर अटैक आएगी, इट विल बी वेरी वेरी डेवस्टेटिंग, डेवस्टेटिंग। अभी हमने खबरें ये आ रही हैं कि 50,000 के करीब गोरे एक्सपैट्रिएट्स दुबई में से वो छोड़ के चले गए। जी। वहाँ बैंक्स, फॉरेन बैंक्स छोड़ के चले गए हैं। वहाँ की जो मेन मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने अपने लोगों को विड्रॉ कर लिए। ये तो पहली स्टेज है। हम्म। इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी हम्म। तो यूएई ने देखा ही कुछ नहीं। इसलिए इनको चाहिए, इन माय व्यू, कि दे शुड सू फॉर पीस। और अगर इन्होंने वॉर मंगरिंग की तो उसके साथ इनकी तबाही हो जाएगी, तबाही हो जाएगी इनकी। अच्छा, कंक्लूड करते हुए, अगर वो पायलट की बाजियाबी का जो मिशन था जिस पे मुबारकबाद भी दी और सबको खुशखबरी सुनाई अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कैसे अमेरिका कामयाब हुआ वहाँ से अपने पायलट को, क्रू मेंबर को ले जाने में? और क्या ये अमेरिकी डेल्टा फोर्स की बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? नहीं, देखिए, ये एक्सट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। जी। ये स्पेशली ट्रेंड फोर्सेस हैं अमेरिका के पास। बरतानिया के पास भी है, मगर अमेरिकन इन्हें एक्सट्रैक्शन फोर्सेस, डेल्टा एक्सट्रैक्शन फोर्सेस कहते हैं। दे ट्रेंड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। और जब ये पायलट्स वगैरह इजेक्ट करते हैं तो उनको पूरी ट्रेनिंग होती है उनकी, कि सर्वाइवल कैसे करनी है, सिग्नल्स कैसे देने हैं अपनी लोकेशन के, एंड सो ऑन। जी। तो ये एक पहाड़ी इलाका था जहाँ ये पायलट गिरा है। तो और कोशिश इनकी यही होती है कि अगर इकट्ठे भी हों तो फर्क फर्क जगह पे गिरें। ये भी एक मिलिट्री टैक्टिक होती है, एक ही जगह पे दोनों ना गिरें, ताकि अगर पकड़े जाएं तो इकट्ठे ना पकड़े जाएं, एक एक अलग अलग हो। तो इसी दिस इज व्हाट दैट व्हाट टैक्टिक हैज सक्सीडेड। और इन्होंने तो इतनी बड़ी मैन हंट, जिसे कहते हैं ना, इतनी बड़ी ऑपरेशन लॉन्च किया है, इतने जहाज, इतने सारा कुछ, और फोकस करके कि किसी तरीके के साथ ये पायलट जो है ईरान के हाथ ना आ जाए। जी। पर क्योंकि इलाका दूर दराज का है और माउंटेनस इलाका है, वहाँ ईरान की हुकूमत वैसे भी थिन ऑन द ग्राउंड है। तो इसलिए आई थिंक दे वर एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस पायलट। और जो बाकी अमेरिका ये है का। कि इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, जी। खबरें तो यही हैं कि देव लॉस्ट टू मोर एयरक्राफ्ट एंड द पीपल इन दोज एयरक्राफ्ट। अब मुझे नहीं पता, इतनी बातें छुपाई जा रही हैं, मगर क्रेडिबल सोर्सेस तो यही कह रहे हैं कि उनके और भी लॉसेस हुए हैं। तो जो पायलट की बाजियाबी है उससे गिरता हुआ मोराल, उसको मदद मिलेगी? नहीं, इट्स बियॉन्ड दैट कि एक पायलट को बचा के ले आए हैं। ये कोई विक्ट्री शिक्ट्री कोई नहीं है। वो मसला तो ये है कि आपके F-60s और F-50s गिर रहे हैं, आपके C-130s गिर रहे हैं, आपके ऑस्प्रीज गिर रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं, जी। आपके फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। वो इश्यू है असली। तो ये तो इश्यू नहीं है, और आप छुपा रहे हैं अपनी लॉसेस को। तो एक पायलट जो, सवाल तो ये होगा कि आपके दो जहाज गिर गए हैं और दो पायलट्स मरते मरते बचे हैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आपने उनको बचा लिया है? एक एक जहाज, दो जहाज गिरे हैं, एक $500 million के तो दो जहाज गिर गए, और उसके बाद भी। सो आई थिंक इसके साथ कोई खास पॉइंट्स डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेंगे कि पायलट को बचा के ले आए हैं। ठीक, अब देखना यह है कि ख़ित्ते के ममालिक और पाकिस्तान की जो काविशें हैं कि डिफ्यूज़ किया जाए सिचुएशन को, वो कितनी कामयाब होती हैं, और क्या दोबारा से कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है सिचुएशन को, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सेठी साहब की प्रेडिक्शंस इससे बरक्स हैं। अब हम एक और मामले को आपके सामने रखते हैं सेठी साहब, जो राजनाथ सिंह साहब, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, उनकी कल आपने बात याद करवाई। उसके बाद ख्वाजा आसिफ फॉल्स फ्लैग की निशानदही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, सुनते हैं।
जो उन्होंने ज़िल्लत उठाई है 1 साल पहले, जो खिफ़त दुनिया में उठाई है कि सारी दुनिया जो है, बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है। जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़दान लिखेंगे, और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयर फोर्स का हाल हुआ है, और हमारी एयर फोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोर्ट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। ऐसा एडवेंचर करने का इन हालात में इंडिया क्यों सोचेगा? क्या वो लोहा गर्म देख रहा है कि पाकिस्तान इंगेज्ड है और अच्छा मौका है कि जो उसने ज़ख्म खाए हुए हैं उनको चाटते हुए? सो इस सिचुएशन में क्यों ऐसा? देखिए 2-3 रीजंस हैं जो सोच सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे आई कांट से, बिकॉज पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उनकी सोच किस किस्म की है और उनके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की। मगर अगर आप सोचों में पढ़ें तो 2-3 तो रीजंस आपको मिल सकते हैं। एक तो ये कि हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक नहीं जी। दूसरा ये कि ये जो भाग दौड़ हो रही है, वी आर डीपली इन्वॉल्व इन डिप्लोमेसी, और तवज्जो सारी हमारी डिप्लोमेसी की तरफ है कि किसी तरीके के साथ कामयाब किया जाए। तीसरी ये कि दुनिया की अटेंशन जो है वो सारी की सारी ईरान के ऊपर है और अमेरिका के है, और इस छतरी के नीचे अगर वो कुछ करते हैं पाकिस्तान के साथ तो सारा अटेंशन तो उधर है। तो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। आपको पता है, मेरा ख्याल है 3 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कर्नाटका में होने जा रहे हैं, आसाम में होने जा रहे हैं। तो उसके और उसी स्टेज पे ये होता है कि एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम ये सारा जो बीजेपी करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। क्या ये सोच के करेंगे या कोई और फैक्टर्स हैं कि नहीं करेंगे? और आखिरी बात ये है कि इंडिया को इस बात का भी इल्म है या एहसास है या सोच है उनकी कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा है इकोनॉमी के तहत, और इन्फ्लेशन और एंड सो ऑन। और फिर भी हमारे यहाँ वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट भी जो है वो थोड़ा सा हुकूमत के साथ नहीं है जी। तो इसलिए आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग, बट आई थिंक अगर करेंगे तो ये दीज आर द सॉर्ट ऑफ इश्यूज जो कि उनके ज़हन में हो। यानी इलेक्शंस भी हैं और साथ साथ नाकाम खारिजा पॉलिसी है, बढ़ता हुआ माशी दबाव भी है, जिसकी वजह से इंडिया इस नौयत का कोई प्लान बना सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है कि अब की बार हम करीब के इलाकों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि कोलकाता तक जाएंगे। तो जाहिर है ये धमकी अगर इंडिया को चुभी है तो इसी नौयत के ख्यालात उनके जहन में भी आएंगे कि वो किस तरह से बढ़ता हुआ दबाव कम कर सकते हैं। बहरहाल 9 अप्रैल को भी इलेक्शंस हैं, और इसके अलावा 23 अप्रैल को गुजरात और महाराष्ट्र की मुख्तलिफ नशिस्तों पर भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। तो है ट्रिकी सिचुएशन बाय ऑल मीन्स। वापस आते प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, कुछ मुल्की हालात की खबर लेते हैं, और इन हालात में एक बार फिर से रेलेवेंट होते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब का सवाल मैं बहुत अहम समझती हूँ। वो यूँ कि मौलाना साहब इस वक्त मरकज़ निगाह बन गए हैं यकदम, और 5 अप्रैल 2026 यानी आज ही के दिन एक इजलास भी हुआ मुफ्ती महमूद मरकज़ पर, जिसमें JUI फे मुख्तलिफ उमूर पर गौर कर रही है। और ये मीटिंग तब बुलाई गई जब एक के बाद एक मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुई। उनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे, उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शामिल थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले वज़ीर आज़म से मिले, उसके बाद मौलाना से मिलने के लिए